हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस का एग्ज़ाम है प्री बोर्ड का, तो यहाँ पर मैं साइंस के रिगार्डिंग ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में सेकंड टर्म में जो चैप्टर्स हैं उनको हम शॉर्ट में समझने जा रहे हैं, समरी की तरीके से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके बारे में। ठीक है, और इसमें मैं हिंदी मीडियम में डिस्कस करूंगा। इंग्लिश मीडियम चाहे तो देख सकते हैं, मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में भी यूज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फोकस रहेगी। तो देखिए, आपको परिवर्तन का नियम पता होना चाहिए बच्चों। परिवर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है और जो अभिलंब होता है, ठीक है, ये एक ही बिंदु पर होते हैं और आई बराबर आर के होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर वही मेंशन किया गया है। ठीक है, ये हो गया परिवर्तन का नियम। और इसको हम जो है अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं और इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ये जो अवतल दर्पण है ना, इसके प्रयोग क्या होते हैं? ये जो अवतल दर्पण होता है, इसके प्रयोग क्या होते हैं? ये शेविंग के आने के रूप में प्रयोग होता है। आँख, कान, नाक, गले के डॉक्टर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में यूज होता है। सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के काम आता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। ठीक है, फिर अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है, अब थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताता रहूंगा। आपने रे डायग्राम पढ़े होंगे, किरण आरेख पढ़े होंगे। तो इसको पी बोला जाता है, पोल यानी कि ध्रुव। ये एफ होता है फोकस। ठीक है, फोकस बोला जाता है। और ये होता है सी, ठीक है, कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो अगर लाइन समांतर जा रही है तो वो एफ पर गिर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से है। तो ये कह रहा है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुए बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। किरण के अभिसरण या मिलने के कारण ही अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी कहलाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, और देखो ये अगर इसके समांतर है तो टच होगी, ये एफ से मिल जा रहा है, इसलिए इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? बोले कि उत्तर दर्पण के मुख्य अंश के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अंश से जिस बिंदु पर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये एक कल्पना होती है ना, रियल में मिलेगी नहीं। ठीक है, और वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। और किरणों के फैलने या अपसरण के कारण इसे हम उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो याद रखना, उत्तल को अपसारी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग हो गया। और ये जो कॉनकेव है अवतल, इसको हम अभिसारी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तो देखो मैं थोड़ा सा बना रहा था रे डायग्राम। अगर हम बात करें तो ये अंदर की तरफ होता है उत्तल दर्पण। तो ये एफ है और ये सी है। तो अगर ये लाइन समांतर जा रही है इसके, ठीक है, तो ये ऐसे प्रतीत होगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखा था प्रतीत। और ये ऊपर जाके चली गई। ठीक है, इस तरह आपको ये याद रखना है। ठीक है, दर्पण है ना, दर्पण, इसलिए हम अभिसारी लिख रहे हैं। और उत्तल है इसलिए हम यहाँ पे अपसारी लिख रहे हैं। ठीक है, लेंस में चेंज हो जाएगा। ये डायग्राम इन्होंने बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र मतलब होता है जैसे जिस ये सर्कल है ना, तो ये सेंटर होता है। ऐसे ही अगर हम दर्पण को ले लें तो ये एफ है, तो ये सी, तो ये अगर गोला बन जाए तो ये सेंटर ही कहलाएगा। इस सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसे त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और आप पढ़ते भी जाना, मैं थोड़ा मेन में यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसको ध्रुव बोला जाता है, इस पी को ध्रुव बोला जाता है। और अगर ये बाहर रंग है तो ये कौन सा हो गया? अवतल हो गया। और अगर ये अंदर रंग होता है तो देखो जहां सर्कल बनता है वहीं पर एफ और सी होते हैं। ठीक है, पी, तो इसमें देख रहे हो आप कैसे है, अंदर की तरफ हो गया, इसमें क्या बाहर की तरफ है। ठीक है, और फिर अगर हम दर्पण की बात करें तो इसमें 1/v + 1/u = 1/f फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला लगता है, ब्रीफली है। और m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v अपन में u कर लो। ठीक है, ये h डैश अपन में h कर लो।
और अगर थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं, जैसे अवतल दर्पण है ना, इसमें टोटल 6 पिक्चर बनती हैं, तो आपको इन 6 पिक्चर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक वस्तु को फोकस दूरी के डबल पर रखा गया, यानी कि उसे सी पर रखा गया है, तो वो बोलेगा उसका नेचर, साइज और पोजीशन बताइए। 3 चीजें पूछ रहा है। नेचर मतलब प्रकृति, आकार, हिंदी में बोलता हूँ, चलो हिंदी मीडियम वाले पे फोकस रखते हैं। प्रकृति, आकार और पोजीशन मतलब स्थिति बताइए। तो आप जब देखोगे एफ से डबल पे रख रहे तो सी पर है, तो ये इसके पैरेलल है। इसके ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष के ये समांतर है, तो ये एक एफ से जाएगी, और एक एफ से अगर काट रही है तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये सी पर ही आना चाहिए। तो दोनों को सेम होता है, ये आपने बुक में पढ़े होंगे। 6 डायग्राम है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कई बार पूरे बनाने को भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अपवर्तन का नियम है। ठीक है, जैसे आपने परिवर्तन का नियम पढ़ा है, ऐसे अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन के नियम में क्या होगा कि ना, अपवर्तन के नियम में कहते हैं, जैसे लाइट जो होती है ना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखो, अगर ये वायु है और ये जल है, तो अब बताओ दोनों में से डेंसिटी किस में ज्यादा है, घनत्व किस में ज्यादा है? तो घनत्व जो है ना वो जल में ज्यादा होगा, क्योंकि जल के कण पास पास हैं, और वायु में से हम इजिली जा सकते आ सकते हैं, तो इसमें घनत्व जो है वो कम है। तो जब कम घनत्व से ज्यादा घनत्व में जाते हैं ना, तो जो प्रकाश होता है वो झुक जाता है। तो जहां पर कम घनत्व होता है उसे हम बोलते हैं विरल, और जहां पे ज्यादा घनत्व होता है उसे हम बोलते हैं सघन। तो अगर विरल से सघन में जाएगी तो लाइट जो है वो झुक जाएगी। जब आप एक पानी के अंदर पेन या पेंसिल को डाल के देखो, टेढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ऐसा बताया गया है। तो अगर बिल्कुल सीधे हम करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा ही रहेगा। तो वहां पर जो है ना, हमें जो है विरल सघन, जैसे जो है ना लाइट को झुका हुआ या दूर होता हुआ जाता वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से जीरो कह सकते हैं हम, जीरो हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो अगर विरल से सघन की तरफ जाए तो लाइट झुक जाती है, लेकिन अगर यहां पर सघन हो गया और ये विरल है, नीचे ये विरल है, तो ये लाइट दूर चली जाएगी। तो मान लो जैसे यहाँ पे ये शीशा होता, तो ये हवा है, तो यहां से जो लाइट चली झुक गई, क्योंकि शीशा जो है उसका घनत्व ज्यादा होगा। अब शीशे से लाइट बाहर निकल रही तो लाइट ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ऐसे जी, क्योंकि अब शीशा सघन है, हवा फिर से विरल है, तो ये दूर हट जाएगी। तो अपवर्तन का नियम भी क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और दोनों पारदर्शी माध्यम के बीच आपतन बिंदु पर लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये जो अगर हम अभिलंब बनाएंगे ये, तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये कह रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है साइन आई अपॉन में जो साइन आर बनेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हमेशा जो मर्जी इसके द्वारा एंगल बन जाए, इसको डिवाइड करने पर एक ही नंबर आएगा, कांस्टेंट। ये बताना चाहता है यहाँ पर। तो ये इसको स्नेल का लॉ भी कहते हैं। ये साइन आई अपॉन में जो साइन आर है ना, ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा है, अब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये अपवर्तनांक किसे कहेंगे? यह स्थिरांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जो पहले माध्यम के सापेक्ष होता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इस पर यही क्वेश्चन आता है कि जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है, तो हीरे की पर जो अपवर्तनांक की वैल्यू 2.42, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लाइट है ना, उसकी स्पीड वैक्यूम में मतलब हवा में, और जो हीरा है उसके अंदर लाइट की जो स्पीड जितनी है, उनकी रेशियो जो निकलेगी वो इसको इंडिकेट करता है, वो बताता है कि क्या आंसर आएगा। ये फॉर्मूला निकालने का, प्रकाश की निर्वात्मक गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश गति को डिवाइड करोगे तो माध्यम का अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसी के हिसाब से आपकी बुक में सारी वैल्यूज निकाल के दे रखे हैं। ठीक है, और ये आपको कांच के स्लैब में अपवर्तन दिखाई देगा, इसमें आपसे नाम वगैरह पूछ लेगा कि इसका नाम क्या है, ये लिखा हुआ है, सारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ई ओ क्या है? आपतित किरण कहलाएगी। ठीक है, और ओ जो है यहाँ से ओ डैश तक, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, याद रखना, ये आपको अच्छे से सारे रन करने हैं। और यहाँ पे आप, इसमें 3 कोण होते हैं इसमें। आपतन कोण आई को बोला जाएगा I1।
ठीक है। और अपवर्तन कोण आर को बोला जाता है R1, ठीक है, अपवर्तन कोण है, ठीक है, ये देख रहे हो। और ये क्योंकि भार बन रहा है तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। तो आपतन कोण बाह्य कोण के बराबर होता है। और जब प्रकाश की किरण एक कांच के स्लैब से गुजरती है तो बाह्य कोण आपतित किरण के समांतर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कह रहे जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब पर लंब होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब बिल्कुल ऐसे सीधी होगी और अभी बताया था ना ये, तो जब लगभग 0 डिग्री हो जाता है, ना के बराबर होता है, वही चीज यहाँ पर लिखी, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब आ जाओ लेंस पर, ठीक है। देखो मैंने आपको यहाँ पे दर्पण के बारे में बताया था। देखो यहाँ लिखा है अभिसारी, अवतल दर्पण जो होते हैं वो अभिसारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस अभिसारी है। अब आपको सर उल्टा क्यों है, देखो इसका रीजन ये होता है कि ना, जैसे ये अवतल है दर्पण, ठीक है, और ये भी एक अवतल दर्पण है क्योंकि बाहर रंग हुआ, इन दोनों को मिला देते हैं ना तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। तो अवतल दर्पण से ही उत्तल लेंस बना है, इसलिए सारे गुण तो अवतल वाले होंगे ना, इसलिए। और ये रंग को हटा देते हैं, ठीक है, ये बताने की कोशिश करें तो अभी सारे लेंस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अवतल जो होते हैं वो अपसारी होते हैं। और अवतल क्या है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है, ठीक है, और किनारे से मोटा होता है। अवतल लेंस बनता कैसे है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो बीच से पतला है और किनारे से मोटा। और जो ये है ना, जो ये वाला लेंस की अगर हम बात करें तो ये बीच से मोटा और किनारे से पतला होता है। और क्योंकि ये लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f, ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल तो अब इसमें है बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम मिरर के बारे में बात कर रहे थे तो इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है। मैं चलो ऐसा जैसा आप पढ़ते हैं वैसे ही बताता हूँ, ठीक है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से, तो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो अगर मैं इधर रख रहा हूं तो ये एक्स माइनस का, तो इसलिए इधर कोई भी चीज रखते हैं तो यू, वस्तु को जब हम रखते हैं ना, वस्तु को, उसे यू बोला जाता है, वस्तु की दूरी को। और ये जो एफ है, यहां से तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, और यहां से तक की त्रिज्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से तक त्रिज्या है और यहां से तक फोकस दूरी है, और एक त्रिज्या के अंदर एक रेडियस में दो फोकस होते हैं, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो फोकस की डबल होती है। अगर एग्जाम में आ जाए फोकस की वैल्यू 4 है तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इधर की साइड है इसलिए एफ भी माइनस का होगा, आर भी माइनस का होगा, यू तो हमेशा माइनस का होता है क्योंकि हमेशा इधर ही रखते हैं। लेकिन अगर यही यही अगर ये हो जाता उत्तल दर्पण हो जाता, अभी दर्पण की बात कर रहा हूँ, तो ये एफ है ये सी है, तो वस्तु को यहाँ रखते, तो ये वस्तु जितनी दूरी पर होती है ना, ये जो वस्तु जितनी दूरी, जैसे मान लो वस्तु यहाँ रखी है, तो ये जो वस्तु जितनी दूरी पर है ये यू कहलाएगा, और वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है यू कहलाएगा। तो यू हमेशा माइनस के रहता है, चाहे ये हो। लेकिन यहाँ पर देखो ये इधर की तरफ चला गया, जब इधर चला गया तो एफ यहाँ प्लस का हो गया, और यहाँ अगर आर चाहिए होगा तो आर भी प्लस का होगा। कहने का मतलब क्या है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि इधर ये वाली लाइन प्लस की होती है, इधर ये लाइन माइनस की होती है, ये ऊपर प्लस का होता है माइनस का होता है। अब जैसे वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, अब वस्तु को रखा है तो ये इसके जैसा है, तो ये ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये वस्तु की जो हाइट होती है ना एच, वस्तु को साइंस में बिंब बोला जाता है। तो जो बिंब की ऊंचाई होती है वो प्लस की होती है, और अगर उसकी इमेज नीचे बन रही है तो नीचे की तरफ है तो यहाँ प्रतिबिंब बोलेंगे, जो परछाई बनती है ना उसकी, वो प्रतिबिंब कहलाता है, और एच डैश होता है ये। अब देखो परछाई और जो बिंब है ना और जो प्रतिबिंब है उनमें अंतर है। जो परछाई है वो हमेशा काली होती है, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है ना वो रंगीन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही हो।
बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनने की। देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो अभी सारी है, अब सारी है। अब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होते हैं, मतलब जो फोकस दूरी है और जो लेंस की क्षमता, दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें क्या है, देखो, पावर ऑफ लेंस को पी बोला जाता है, लेंस की क्षमता को पी बोला जाता है, और फोकस को 1 में एफ, मतलब ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये एफ को बोला जाता है फोकस दूरी। तो दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। समझ में क्या कहना चाहता हूं? जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपसे बोलेगा एफ की वैल्यू जो है वो 4 मीटर है, तो आपसे बोलेगा पावर निकालिए। तो आपको क्या करना है, पावर निकालने के लिए 1 में एफ लिख देना, 1 में 4 कर दोगे। तो अब आप 1 को से डिवाइड करो, तो 1 को डिवाइड करो तो 0 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, तो 4 2 जाए, यहाँ पर कितना हो गया 8। ठीक है, फिर ये 2 बचा, 0 4 5 जो 20, तो 0.25 डायोप्टर लग गया। अब ये प्लस का या माइनस का है? देखो, अगर ये क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ प्लस का, तो पी भी प्लस का निकलेगा, और अगर प्लस का है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को कॉन्वेक्स लेंस लगेगा ठीक होने के लिए। और अगर एफ जो है वो मान लो माइनस का है, और अगर एफ माइनस का है तो पावर निकालनी है, तो वही सेम चीज करेंगे। तो 4 से डिवाइड करें तो माइनस का 0.25। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देना। तो ये कौन सा लेंस होगा, उसे कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। और ये कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। मतलब माइनस का लगता है तो कॉनकेव होता है, प्लस का लगता है तो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन एक बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया कि पी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसने बोला फोकस निकालिए, और मान लो ये माइनस का है। तो अब आप इसे कैसे करोगे? देखो, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक चीज गलत हो गई, यहाँ पर एफ कर लो, यहाँ पर पी निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो फोकस जो दूरी होती है या फोकल लेंथ होता है वो सेंटीमीटर मीटर में होती है, और जो पावर होता है ना, पावर वो डायोप्टर में होता है। ये जो मैंने डी लिखा है ना, इसके आगे डी, ये डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस की ऐसे यूनिट होती है डायोप्टर। आपको ऐसे यूनिट पता होना चाहिए। मुझे समझ में आ रही है? तो अब आपको एफ दे रखा है मान के 25 सेंटीमीटर, आपसे पी पूछा है। तो आपको याद रखना कि अगर आपको एफ सेंटीमीटर में लिखा है तो आप पहले उसे मीटर में बदलोगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, उसे 100 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड मत करो, बस इतना लिख दो। अब इस क्या पूछा है, पावर निकाले, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में एफ होता है। यानी कि ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि ये नीचे है ना, तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो 100/25, तो 25 चौका 100, तो माइनस का 4 डायोप्टर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। ये समझ में आ गया? और ये इसने यहाँ बता रखा है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक डायोप्टर क्या होता है, तो वो 1 पर मीटर होता है। ठीक है, माइनस का मतलब अपॉन में होगा। और ये लिखा लेंस की जो क्षमता होती है ना, उसकी जो ऐसे यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। ठीक है, और एफ को हमेशा मीटर में लिखा जाता है। ठीक है ना, इसे मीटर से ब्रैकेट में भी लिखा है, सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन आंसर है, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इससे पूछा ना कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इतना है, तो वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे ना, तो ये लगभग 0.5 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा लगभग में। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप कितने आंसर दे पा रहे हैं न्यूमेरिकल वगैरह। अब जो है मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, सेंटीमीटर वाला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले इसको मीटर में बदलोगे, उसके बाद करोगे सॉल्व। ठीक है, उत्तल है तो प्लस का हो गया, और अवतल है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा सागर। तो ये आपको अच्छे से प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछ रहा था कि जो प्रिज्म है ना, उसमें कितने त्रिभुज के आधार होते हैं, 2 होते हैं। और आयताकार जो पार्श्व होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यू में से पूछ लेते हैं।
और ये पिक्चर बनी आएगी, आपसे नाम पूछ लेगा, इन सबके नाम बता, तो रट लो कि इसका क्या नाम है। पीई का क्या नाम है, ये जो लाइन जा रही है आपतित किरण। ये जो ईएफ है इसका नाम क्या, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये जो एफ एस बाहर निकल रही है ये क्या, निर्गत किरण। सबसे पहले तो ये और ये जो डार्क में ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो बन रहा है ये, उसके बाद ये क्या है, ये है आपका प्रिज्म कोण, ये वाला। फिर आप देखो ये हमने इसको यहाँ पे अभिलंब डाला तो ये क्या है, आई आपतन कोण। ये क्या है, आर अपवर्तन कोण। ठीक है, और देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है डी वाला विचलन कोण बोलते हैं। पता है कैसे बना, देखो ये लाइन ऐसे जा रही थी, मुड़ गई, तो अगर ये मुड़ गई, अगर ये पीछे जाती तो इधर जाती है ना, इधर जाती, समझ रहे हो। और ये लाइन अगर सीधी चली जाती तो ऐसे जाती, मतलब ये लाइन सीधी ऐसे जाती, ये लाइन ऐसे जाती, तो इन दोनों से जो एंगल बनता है उसे डी यानी कि हम बोलते हैं विचलन कोण। और ये जो ई होता है ये होता है निर्गत कोण। तो आपको सारे कोण पता होने चाहिए, आपसे पूछेगा बता देंगे। ऐसे प्रिज्म कोण की डेफिनेशन, विचलन कोण की डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो आप बता दोगे। जब आपतित किरण और निर्गत किरण को जब पूरा आगे तक बढ़ा देंगे ना, जो कोण बनेगा इनसे, उसका नाम रखा गया विचलन कोण। ठीक है, विक्षेपण आपने पढ़ा होगा कि एक सफेद रंग, उसके बाद अगर हम प्रिज्म के द्वारा पढ़ते हैं, आपको पता है कि एक सफेद रंग 7 रंगों में टूट गया था। और पता है ये विक्षेपण क्यों हुआ, क्योंकि सबका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। लाल रंग जो होता है वो सबसे कम उड़ता है, और जो वॉलेट रंग होता है ना वो सबसे ज्यादा जो है वो झुक जाता है। इसलिए खतरे का निशान भी लाल ही होता है। सर्दियों में जब ओस धुंध वगैरह पड़ती है तो लाल बत्ती इसलिए बनाई गई क्योंकि वो सबसे कम जो है ना फैलेगी और हमें दूर तक दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और ये जो 7 रंग बनते हैं ना, ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आपको 7 रंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना विभज्यों। ठीक है, इसके बाद आगे देखो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही जो तारे टिमटिमा रहे हैं, आखिर होता क्या है, तो बोलोगे ये पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाला अपवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे देखो हमारी जो धरती है ना उसमें वायुमंडल है, उसमें अनेक प्रकार की परतें हैं, तो सबके अपवर्तनांक की वैल्यू अलग अलग होती है। तो किरणें अलग अलग जगह से आती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हमें जो बाहर की जो चीज होती है ना वो अलग से प्रतीत होती है। जैसे तारे जो टिमटिमाते अगर एग्जाम में आएगा तो आप बताओगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि अलग अलग अपवर्तनक होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमें किरणें थोड़ी बदली बदली नजर आती हैं, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो लिख देना तारे धरती से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है, और धरती पर वायुमंडल उपस्थित होता है, उसमें अनेक प्रकार की परतें होती हैं, तो जब प्रकाश उनसे गुजरता है तो अलग अलग जो है ना अपवर्तनांक होने की वजह से उनकी किरणों में बदलाव दिखाई देता है, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं। ये चित्र बना के भी दिखा देना। ठीक है, साइंस में तो ये कि अगर कई बार आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना अपनी बात को, चित्र बना के उसको बताने की कोशिश कर सकते हो। ऐसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आप बोलोगे क्योंकि जो नीला रंग होता है ना, नीला, उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना वो लाल रंग से कम होता है, और इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने की वजह से नीला आकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर जाता है पहले। ठीक है, नीला प्रकाश जो होता है इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा रंग कैसा होता है। सबसे ज्यादा रंग ये झुक रहा है, सबसे कम ये झुक रहा है। ठीक है, लाल बत्ती का भी बता दिया मैंने, ये हो गया। ऐसी इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो इंद्रधनुष में 3 चीजें होती है, 3 चीजें आपको याद रखना। एक परावर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन कैसे, जैसे ये टकराई यहां से चली गई, ये परिवर्तन हो गया। और जब यहाँ लाइन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन। और क्योंकि अब जब लाइट एक मिनट से दूसरे मीडियम में जाके यहाँ से 7 रंगों में टूट रही है, जब 7 रंग बन जाते हैं तो वो क्या हो रहा है, 7 रंग में तो क्या बन रहा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो 3 चीजें होगी ना, एक परावर्तन हो गया, ठीक है, दूसरा अपवर्तन हो गया, तीसरा विक्षेपण हो गया। तो जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष जो है क्या करता है, बनता हुआ दिखाई देता है। और कैसे बनेगा आप एक्सप्लेन कर दोगे। जो पानी की बूंद होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है, जिसकी वजह से 3 चीजें हमें होती हुई दिखाई देती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, और विक्षेपण, जिसकी वजह से 7 रंग हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, और टेंडर फेल क्या होता है, प्रकाश का फैलना। जब ये छोटे से आपने होल में से देखा होगा ना लाइट किस प्रकार से फैल रही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्या होती है, जैसे धूल के कण वगैरह होते हैं जो मदद करते हैं प्रकाश को स्कैटर करने में, फैलाने में।
तो खतरे के संकेत लाल रंग का क्या होता है मैंने बता दिया। और 2 मिनट सूरज पहले क्यों निकल जाता है, ठीक है, तो आप यहीं पर तरंग दैर्ध्य के बारे में बता दोगे। ठीक है, बोलोगे सूर्य किरणें निवास से होकर पृथ्वी के सघन वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वह अभिलंब की तरफ यानी धरातल की तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है, इस कारण सूर्योदय के समय सूर्य वास्तविक सूर्य से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के समय वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखो जो इसाक न्यूटन है उन्होंने जब दूसरा प्रिज्म लगाया था उन्होंने सोचा कि बहुत सारे कलर निकलेंगे, लेकिन बाद में व्हाइट लाइट ही होगी, तो 7 रंगों से व्हाइट लाइट बनती है।